हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी, दोनों चीजें होती हैं, वाइस वर्सा। ठीक है, हाँ, हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी। तो उस दौरान हमें कई प्रकार के जो है वाक्य मिलते हैं। तो पहले तो हम ये जाने, देखिए सेंटेंस तो कई प्रकार के मिलेंगे आपको, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है, ऑप्टेटिव, बहुत से। अगर आपने नरेशन पढ़ा होगा, नरेशन में आपने देखिए 5 प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे, पढ़ेंगे नहीं? अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी आया उसमें। उसके अलावा क्या आया? एक्सक्लामेटरी आया, उसके बाद एम्परेटिव आया, ऑप्टेटिव आया। तो वेरिएशन काफी आपने देखा, लेकिन क्योंकि हम ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं, इसके वजह से हम इसमें 2 चीजों को जरूर बात करेंगे। एक तो ऐसा सेंटेंस, ठीक है, अगर हम इसमें सेंटेंसेस की बात करें तो एक ऐसा सेंटेंस जो कि कैसा होगा? एक्शन वाला होगा। कैसा होगा? एक्शन। और दूसरा क्या होगा? नॉन एक्शन। नॉन एक्शन, ठीक है। अब इसको इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि अक्सर जो होते हैं स्टूडेंट, वो भ्रम में रहते हैं कि इंग्लिश का कोई भी वाक्य होगा तो उसमें टेंस होगा, इसीलिए वो उसको उसी निगाह से देखते हैं कि इसमें कौन सा टेंस है, जबकि उसमें होता ही नहीं है। तो टेंस होगा कहां? जहां होगा बच्चा एक्शन, ठीक है ना। एक्शन का मतलब जानते हैं क्या हो गया बेटा? ये हो गया कि आपका मेन वर्ब। क्या हो गया? मेन वर्ब। यानी यहां मेन वर्ब आएगा ना, या इसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। क्या बोलते हैं बेटा? कल मैंने फाइनाइट के बारे में बताया था, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों बताया था, ठीक है ना। फाइनाइट वर्ब या ये जो मेन वर्ब होता है, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक। अब इसके एग्जाम्पल को लेके अगर हम लोग चले यहां पे, ठीक है, जैसे मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं, कुलदीप समझ में आ रहा है कि नहीं? मेन वर्ब को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? फाइनाइट। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये कोई दूसरी दुनिया की चीज है। अभी आप लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन वो टर्मोलॉजी थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे आप इंटरमीडिएट लेवल पे आ रहे हैं तो आपको फाइनाइट पता होना चाहिए। है वही चीज जो आप पढ़ के चले आ रहे हैं। आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा, आपने 8th में पढ़ा, 9th में पढ़ा कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक होता है ऑक्सिलरी, एक होता है लेक्सिकल। तो ऑक्सिलरी का मतलब हेल्पिंग वर्ब और लेक्सिकल का मतलब क्या होता है? मेन वर्ब। बड़े नाम है उसके, लेकिन लेक्सिकल आपको नहीं जानना है। आप उसको जानिए मेन वर्ब और फाइनाइट वर्ब, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो अब ये मेन वर्ब और फाइनाइट वर्ब जो है, हमने आपको बताया कि ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है टेंस, सेंटेंस का टेंस क्या है उस पर डिपेंड करेगा, या उसके अकॉर्डिंगली वो उसके आता है, या फिर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट कैसा है, उनकी बेसिस पे ये क्या हो जाता है, चेंज होता रहता है। फाइनाइट वर्ब वो जो होता है वो क्या, इसका मतलब कि चेंजेस। क्या होता है? चेंजेस, यानी बदलता रहता है। किसके बेसिस पे? टेंस और सब्जेक्ट। इस चीज को दिमाग में एकदम रख लीजिए आप लोग, ठीक। बेसिक चीज है ये। जैसे अगर मैं बात करूं, he goes to टेम्पल, he goes to टेम्पल, तो यहां पे मेन वर्ब क्या बच्चा? और ये किसके अकॉर्डिंग आया? दिस इज द सब्जेक्ट, ठीक। अगर मैं बोलूं या आप मुझे बोलिए कि सर इसका टेंस चेंज कर दीजिए, इसको पास्ट इंडेफिनिट में कर दीजिए, कौन सा टेंस है ये बताइए? प्रेजेंट टेंस। अगर मैं बोलूं या आप मुझे कहिए कि सर इसका टेंस बदलिए, तब देखते हैं बदलता है कि नहीं। देखिए बदलता है कि नहीं। हमने सब्जेक्ट को रखा एज इट इज, हमने इसका टेंस चेंज किया। तो जब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो अफर्मेटिव हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, और वर्ब का जो सेकंड फॉर्म इज ओनली मीन्ड फॉर अफर्मेटिव ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, और कहीं इस्तेमाल उसका नहीं है, ठीक है। तो ही, इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा? आपने देखा ये चेंज हो गया, ही वेंट टू टेंपल। तो एक सिद्धि यहां तो हो गई, एक प्रूफ हो गया कि क्या हो गया, टेंस के अकॉर्डिंगली जो सेंटेंस है वो चेंज हो रहा है, यानी कि सेंटेंस नहीं, सॉरी, जो आपका फाइनाइट वर्ब है वो बदल रहा है, या जो मेन वर्ब है वो क्या कर रहा है? बदल रहा है, ठीक। अब आपने कहा कि अभी तो ये इस पे हो गया, अब किस पे बात करके कर सकते हैं हम लोग? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को भी लेके ट्राई कर लेते हैं। मान लीजिए आप सब्जेक्ट कुछ भी ले लेते हैं, क्या कर दिया हमने? दे लिख दिया हमने। क्या लिख दिया? दे।
और हम मान लीजिए सब्जेक्ट और दोनों चेंज करना चाहते हैं, दोनों चीजें कर सकते हैं आप, ठीक। अगर हम टेंस ना भी चेंज करें या हम इसको लिखना चाहें कि इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना चाहें, क्या लिखेंगे? दे गो, दे गो टू टेम्पल। आपने देखा ना इसके कि क्या हो गया, गो वेंट, ठीक है, ये हो गया दे गो टू टेम्पल। इसके बाद हमने और एक चेंज किया कि वी, इसका टेंस चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए इसको हम परफेक्ट में लिख दे रहे हैं, वी हैव कर लीजिए, चाहे हैड कर लीजिए, इस स्थिति में क्या हो जाएगा बेटा, गॉन। तो आपने देखा कि जो ये मेन वर्ब गो था, इसके आपने लगभग तीनों फॉर्म देख लिए, गो, वेंट, गॉन, और ये चौथा भी लिख लिया आपने। तो आप देख रहे हैं कि टेंस की बात आई तब भी चेंज हो रहा है मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब, और अगर सब्जेक्ट की बात आ रही है तब भी क्या हो रहा है, चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे इसका यही फॉर्म चलता है, परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट बहुत मैटर नहीं करेगा, ये टेंस पे ही बात आई, ठीक। ये समझ में आया नहीं आपको कि फाइनाइट वर्ब क्या है और कैसे बदलता रहता है? दिस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। समझ में आया? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में वो भी अलग चीज है, अभी उसको बताते हैं। तो क्योंकि अभी फाइनाइट चल रहे हैं तो हम लोग थोड़ा सा नॉन फाइनाइट पे भी फोकस कर लें कि नॉन फाइनाइट क्या होता है, तब आप अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि फाइनाइट क्या होता है और नॉन फाइनाइट क्या होता है। क्योंकि व्हेन यू गो थ्रू द होल सिंथेसिस part and in the very first part यानी when we change a simple sentence into simple, तो वहां पे ये बात आती है कि नॉन फाइनाइट की बात आ जाती है। वहां पे हमें क्या करना होता है, वहां पे अगर आपको 2-3 सेंटेंसेस दिए होते हैं और आपको कहा जाता है कि इन सेंटेंस को क्या कीजिए, कंबाइन कीजिए बाय यूजिंग पार्टिसिपल, जेरंड और इन्फिनिटिव, ठीक है। सिंपल टू सिंपल की बात कर रहे हैं, अभी कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड पे नहीं आएंगे। वहां पे ये 3 चीजें आती हैं, तो वहां हमें करना क्या होता है, सिंपल सेंटेंस की यही कंडीशन है कि सेंटेंस में एक एटलीस्ट एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, बस एक। इसका मतलब जो बाकी के सेंटेंस होंगे वहां पे उनको हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनाइट, सॉरी नॉन फाइनाइट करना पड़ेगा। तो नॉन फाइनाइट करने का मतलब उसको हम या तो पार्टिसिपल बनाएंगे, या तो इन्फिनिटिव बनाएंगे, या फिर जेरंड बनाएंगे। तो 3 ही नॉन फाइनाइट होते हैं, कौन कौन से? और पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में जाओगे तो 3 पार्टिसिपल होते हैं वहां, ठीक। तो ये हो गया आपका ओवरऑल। तो ये हो गया आपका जो है फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट को आपने समझा, समझ में आया कि नहीं बताइए? फाइनाइट का मतलब मेन वर्ब, और जो कि चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू टेंस ऑफ द सेंटेंस एंड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। बस इतना ही आपको फोकस करना है फाइनाइट वर्ब के लिए, ठीक। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नॉन फाइनाइट, ठीक है। इसको ये कर दें, ठीक। अभी हम बात करेंगे किसकी, नॉन फाइनाइट वर्ब की। तो नॉन फाइनाइट जो होता है, जिसको हमने कहा कि ये बेसिकली 3 प्रकार के हैं, इसमें एक पहला आता है पार्टिसिपल, ठीक है। दूसरा क्या आता है, इन्फिनिटिव आता है, इन्फिनिटिव। और तीसरा क्या आता है, जिरंड, ठीक है। तो पार्टिसिपल जो स्ट्रक्चर हो सकता है वो क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो सकता है, और क्या हो सकता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म भी हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना। जब पास्ट पार्टिसिपल आप पढ़ते हो तो उसमें क्या मिलता है आपको, वही ना मिलता है, हाँ, लॉस्ट। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म भी, यानी ये हो गया, ये आपका प्रेजेंट बता रहा है बेटा ना, और ये क्या बता रहा है, और तीसरा क्या बताएगा, परफेक्ट। परफेक्ट क्या होगा, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक ही ग्लांस में हमने इसको देखने की कोशिश की, ठीक। और पार्टिसिपल जो होता है बेसिकली होता क्या बेटा, ये होता है एडजेक्टिव। क्या होता है ये, हाँ, इट एक्ट्स लाइक अ एडजेक्टिव।
थर्ड फॉर्म आता है। थर्ड फॉर्म है, ठीक। ठीक, तो इस तरीके से ये हो गया पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव जो होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वी सॉरी क्या होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और इसका जो यूज करने का कारण होता है वो पर्पज के लिए होता है। किसके लिए? पर्पज। पर्पज मतलब हो गया बेटा उद्देश्य। ठीक है, जब आप सिंपल सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे तो वहां पे आपको इन्फिनिटिव का प्रयोग आएगा। तो जिस सेंटेंस में हमें ये दिखेगा कि वहां उद्देश्य की बात हो रही है तो उसी पार्ट को हम लोग उसको इन्फिनिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं और एक फाइनाइट वर्ब छोड़ देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है सिंपल सेंटेंस की आपको हमने एक दोहा टाइप का बनाया था। क्या बनाया था, नोट किया है कि नहीं? हाँ, सिंपल सेंटेंस की एक ही शर्त कि सिंपल सेंटेंस की एक ही शर्त कि उसमें होगा एक ही फाइनाइट वर्ब। ऐसे बना लीजिए, सिंपल सेंटेंस की एक ही शर्त जिसमें होगा एक ही फाइनाइट वर्ब। ये ट्रिक दिमाग में रख लीजिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है इसका मतलब वो सिंपल सेंटेंस नहीं है, क्योंकि आप सेंटेंस को दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को आप कंबाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, ठीक है ना। आप इन नॉन फाइनाइट, ये सिंपल टू सिंपल के लिए ये कहाँ आ रहा है सब, ये सारा सिंपल टू सिंपल का ही मामला है। ठीक है ना, और वहां तो आप जब कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड पढ़ेंगे तो वो अलग चीजें आती हैं। वहां तो आपको फिर मैंने बताया, क्या बताया, फैन बॉयज वगैरह बताया था, वो बात की चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये तीन ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करके आपको एक सिंपल सेंटेंस को दूसरे सिंपल सेंटेंस में से कंबाइन करना है। ठीक है ना, कन्वर्ट करना है या उनको सिंथेसाइज करना है, जोड़ना है। सिंथेसिस का मतलब जोड़ने से मतलब होता है। ठीक है, हाँ। तो ये हो गया। जेरंड जो फॉर्म होता है वो वी प्लस वर्ब का वी प्लस आईएनजी होता है, वी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म होता है। ठीक है, और ये इट एक्ट्स लाइक अ नाउन, ये नाउन की तरह वर्क करता है सेंटेंस में। जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो जो टहलना, ये वॉकिंग आ गया बच्चा सेंटेंस में, दिस इज जेरंड। ठीक है, ये चीज, तो ये नाउन की तरह सेंटेंस में एक्ट करता है। समझ में आया इतना आपको? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। फाइनाइट समझा आपने? फाइनाइट क्या था? वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस ऑफ द सेंटेंस। नॉन फाइनाइट होता है जो कि चेंज ही नहीं होता। नॉन फाइनाइट का मतलब, इसको आप यहां पे लिखिए कि हाँ, डू नॉट चेंजेस, डू नॉट चेंज। ठीक है ना, डू नॉट चेंज यानी इन पे, यानी पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जेरंड, इन पे जो है कि इन पे किसका, सब्जेक्ट और टेंस का कोई, हाँ। जैसे ही लव्स, ही लव्स टू प्ले क्रिकेट। ठीक है ना, ही लव्स टू प्ले क्रिकेट। ठीक, ये हो गया। अब हम इसका टेंस चेंज कर रहे हैं। आई लव्ड टू प्ले क्रिकेट, आई लव टू प्ले क्रिकेट। हाँ, लव टू, लाइक टू। ठीक है, दे लाइक टू, ठीक है ना, प्ले क्रिकेट। अब आप ये देखिए कि यहां मैंने टेंस चेंज कर दिया, किया कि नहीं? तब भी देखिए ये एज इट इज बरकरार है। देखिए ये यहाँ है, ये यहाँ भी, कोई फर्क पड़ा नहीं। यहाँ देखिए मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया, तब भी ये देखिए पूरा बरकरार है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। अब आपको समझ में आया? कट कर दो। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है?
प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। और इसका जो होता है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसका स्ट्रक्चर यही होता है। ये स्ट्रक्चर्स आपको कहीं हर जगह मिलते हैं, ठीक है। जिरंड में मिलेगा आपको, पार्टिसिपल में देखिए मिल रहा है, लेकिन दोनों के यूसेज जो है यानी कि दोनों का जो प्रयोग है वो अलग अलग है, ठीक है। अब जैसे इसका अगर पार्टिसिपल का एक लेते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे ही सा ए लायन, क्या आया, ही सा ए लायन, ही रैन अवे, ही रैन अवे। अब देखिए थोड़ा सा अगर हम पार्टिसिपल, अगर इसको थोड़ा सा मैंने पढ़ा हिंदी में, हिंदी का सहारा लेंगे तो थोड़ा ज्यादा चीजें आसान हो जाती हैं, कि उसने एक शेर देखा, वह भाग गया, मतलब शेर देखकर वो भाग गया, तो जिसमें, या शेर देखते ही भाग गया, जो भी आप समझिए। तो जब जहां पे ये वाला सेंस आए, क्या, कर करके, क्या आया बेटा, कर करके, और क्या आया बेटा, ते हुए, ता हुए, ठीक है। ये वाला अगर जहां सेंस आपको मिलता है, ये वाला कुछ ऐसा कुछ हिंदी का साउंड आपको वहां आता है, आप उसी का क्या बना लीजिए, पार्टिसिपल। तो क्या, शेर देख करना, तो देखने की अंग्रेजी क्या है बेटा, तो सी, इसका क्या बना लेंगे हम लोग, सीइंग, देख कर। अब ये बन गया देख कर, क्या बन गया बेटा, देख कर, बन गया, समझ में आया। जहां पे ये वाला कर करके, यानी मैंने क्या बनाया, शेर देखते ही या शेर देख कर, तो जिस फाइनाइट वर्ब में कर करके आए, उसी को आपको क्या बना लेना है, पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल होता क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो हमने सा का बनाया, तो सा का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सी, और सी में हमने क्या लगा दिया, आईएनजी। तो देखिए आपका बन गया, और उसको कहां लिखना है, सबसे पहले। इतना समझा, दिस इज द ट्रिक, कि आप कैसे जो है किसी फाइनाइट को क्या बना ले रहे हैं, नॉन फाइनाइट। यहां हमने किया क्या, क्या बताइए, फाइनाइट को नॉन फाइनाइट बनाया, क्योंकि सिंपल सेंटेंस की एक ही शर्त, कि सेंटेंस में सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब। तो जब एक को, दो थे ना, यहाँ पे देखिए सा भी है बेटा, और यहाँ पे रैन भी है, दोनों क्या है, फाइनाइट है, दोनों क्या है। तो हमको क्या करना है, सिंपल सेंटेंस में एक ही रखना है, यानी एक को हमको नॉन फाइनाइट, लेकिन किसको करना है, जो सबसे पहले एक्शन हो रहा है उसी का नॉन फाइनाइट बनाना, ये भी कंडीशन। नॉन फाइनाइट बनाना है, किसका बनाना है, जो एक्शन पहले हो रहा है। भाई पहले शेर देखा कि पहले भाग गया, पहले शेर देखा, तो शेर देखा तो उसी का बनाइए नॉन फाइनाइट। और नॉन फाइनाइट बनेगा कैसे, जिस जिस फाइनाइट वर्ब में की हिंदी कर करके या ते हुए ता हुए वाले सेंस में आ जा रही है, उसी को बना लीजिए आईएनजी, उसका बना लीजिए आप नॉन फाइनाइट। कितने लोगों को समझ में आ गया, ये सबसे फाइन ट्रिक है, ये कभी जिंदगी में गलती नहीं हो सकती आपसे, फाइन ट्रिक है ये। कुछ चीजों का ध्यान रखिए बस, कि जो एक्शन पहले हो रहा है, तो एक्शन पहले का मतलब क्या हो रहा है, पहला जो फाइनाइट वर्ब है, वो फाइनाइट वर्ब जिससे ये पता लग रहा है कि वो एक्शन पहले हो रहा है, ये फाइनाइट वर्ब है। इससे पता लग रहा है कि शेर देखा, तो सबसे पहले शेर देखा ना, दोनों एक्शन में सबसे पहले कौन सा एक्शन हो रहा है, तो उसी को, यानी इसका मतलब ये वाला एक्शन है, ये फाइनाइट वर्ब है। अब इसी को हम लोग टारगेट करेंगे कि इसको नॉन फाइनाइट बना दें। अब बनेगा कैसे, दिस इज द स्ट्रक्चर। सा का हमने फर्स्ट फॉर्म पहले निकाला, उसमें आईएनजी लगाया, उसको सबसे पहले प्लेस कर दिया, तो ये आपका शुरुआत हो गया, ये अब आपकी कहानी बन जाएगी, ठीक। क्या हो गया, सीइंग। अब आपने देखा ना, हाँ, इसमें हमें ये भी ध्यान रखना कि अगर सब्जेक्ट सेम होते हैं तो उनको हम रिपीट नहीं करते, उनको एलोप कर देते हैं, एलोप मींस उसको हटा देते हैं, एक बार लिखेंगे बस। और वो कहाँ लिखेंगे, फाइनाइट वाले सेक्शन में, फाइनाइट वाले सेक्शन में। अब ये एक चीज कंफर्म हो गई कि इस सेंटेंस को आपको छेड़ना नहीं है, क्योंकि छेड़ दोगे तो फिर बाजार खत्म। एक को आपने छेड़ दिया ना, तो दूसरे को नहीं छेड़ोगे तभी तो ये फाइनाइट बना रहेगा, छेड़ दोगे तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो गया, सीइंग ए लायन, क्या लिखा बेटा आपने, सीइंग ए लायन, फिर लगा दोगे कॉमा, ठीक। अब इससे क्या होगा कि ये सेंटेंस जुड़ रहा है, इसको हम लोग सिंथेसाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सिंथेसिस ही पढ़ रहे हैं। तो सिंथेसिस में सीइंग अ लायन, उसके बाद फिर अब हम करेंगे इस्तेमाल कि भैया ये एक्शन किसके द्वारा हो रहा है, उसको तो लिखना पड़ेगा ना। तो क्या हो जाएगा, ही। अब ही को लेकिन हम लोग लिखेंगे स्मॉल में, ही। अब फाइनाइट हमने कहा इसको कुछ नहीं करना, बस लिख दीजिए इसको। कितने लोगों को समझ में आया ये,
यादें ताजा हो गई? भूल गए थे? नहीं, भूले नहीं हो गए। ठीक, समझ में आ गया? क्लियर है पार्टिसिपल? ठीक है, ये एक एग्जांपल था किसका? प्रेजेंट का। अब पार्टिसिपल में अगर हम पास्ट का भी एग्जांपल अगर आप चाहते हैं तो मैं दूं? चलिए इसको ऐड कर दूं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक, पास्ट पार्टिसिपल में मतलब क्या है? और ये एक्ट्स लाइक एडजेक्टिव, ठीक है ना? एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे लिखा हमने आई फाउंड माई पर्स, आई फाउंड माई पर्स। आई फाउंड माई पर्स, इट वॉज लॉस्ट, ठीक है। अब बात आई कि दिस इज द वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, फुल स्टॉप हो गया। दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है जानते हैं? दिस इज इन पैसिव वॉइस, कि जब एक्शन वर्ब के पहले, वो भी वर्ब का थर्ड फॉर्म के पहले बी फॉर्म का वर्ब आ जाए। बताए थे ना? पहचान कैसे करोगे आप कि बी फॉर्म का वर्ब? बी फॉर्म का वर्ब समझते हैं आप ना? मैंने आपको बताया हुआ है, इज, एम, आर, वाज और वर, ठीक। ये इनको हम लोग बोलते हैं कि बी फॉर्म का वर्ब है, ठीक है। ये सारे इसके परिवार के हैं, बी फॉर्म के। तो अगर इसके बाद आपको लिखा है ना वाज, इसके बाद अगर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल गया तो आपकी बुद्धि खुल जानी चाहिए कि कोई सामान्य वाक्य नहीं है। दिस इज नॉट एक्टिव, दिस इज पैसिव, इन पैसिव वॉइस। एक बड़ी पहचान है पैसिव वॉइस की। किसको किसको पता था पहचान पहले से? आप बताए थे सर, याद है उस टाइम का ना? हाँ, याद रखिए, ठीक है। देखिए अब उसी, देखिए आप पढ़ रहे हैं, अब उसी में कुछ चीजें आ जा रही तो वो भी आप नोट कर लीजिए, ठीक। तो आपका ये रहा सेंटेंस, ठीक। अब इसमें बात ये आती है कि यहाँ पे हमें ये करना होता है कि जिसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है? पर्स के बारे में। तो पर्स को लेके जो बात आई, पर्स कैसा भैया? खोया हुआ, लॉस्ट। तो जो नाउन, पर्स क्या है? पर्स, दिस इज द नाउन, दिस इज द, एंड दिस इज द एडजेक्टिव एज आई टोल्ड यू, ठीक है ना? क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है बेटा? एडजेक्टिव। पास्ट पार्टिसिपल क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी दिस इज एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के लिए ये एक शर्त है कि उसको अपने नाउन के ठीक पहले ही आना है, हाँ, नहीं तो फिर बेदखल, ठीक। इसका मतलब वो गलत जगह जाके रखा हुआ है, उसको हमें कहाँ करना है? तो आई, अब हम इसको सिंथेसाइज कर रहे हैं, इसको हम जोड़ने जा रहे हैं कि क्या हो जाएगा बेटा? आई फाउंड माई कैसा पर्स? खोया हुआ, तो लॉस्ट पर्स। क्योंकि लॉस्ट क्या है? ये एडजेक्टिव है, और उसको अपने नाउन के ठीक पहले, जिस नाउन के लिए वो एडजेक्टिव आया हुआ है, हम उस एडजेक्टिव को उसके नाउन के पास, यानी उसको उसका मिलन करा देंगे। क्या करा देंगे? मिलन। बिछड़ गया था, मिलन, ठीक। तो अब ये यहां पड़ा था बेचारा, ये यहां पड़ा था, जबकि इसको यहां इसके पहले होना चाहिए था, तो हमने कर दिया। अब हम लिख देंगे पर्स, काम हो गया, ठीक है ना? सेंटेंस भी जुड़ गया हमारा, और एक बहुत पुण्य का काम भी हो गया हमारा ना, किसी को किसी से मिलवा दिए। कहने का मतलब हमें एडजेक्टिव को उसके नाउन से हमने मिलवा दिया, और इस तरीके से हमारा सेंटेंस भी क्या हो गया? कंबाइंड हो गया। क्या बन गया? आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, मुझे मेरा खोया हुआ पर्स मिल गया। इसका अर्थ देखिए, देखिए सेंस नहीं बदलता है। आप सेंटेंस को चाहे जैसे जोड़ दीजिए, बाय यूजिंग पार्टिसिपल, बाय यूजिंग इन्फिनिटिव, बाय यूजिंग जेरंड, लेकिन जो सेंस होता है सेंटेंस का वो बदलेगा नहीं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। हमको क्या काम मिला है? हमको मिला है कि हम दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक बना दें, लेकिन अर्थ उसका आना चाहिए। भले ही थोड़ा सा पैटर्न बदल जाएगा, लेकिन बात वही आएगी। जैसे आई फाउंड माई पर्स, कि मुझे मेरा पर्स मिल गया, इट वॉज लॉस्ट, ये खो गया था। हम इसको ऐसे बोलते हैं कि मुझे मेरा खोया हुआ पर्स मिल गया। तो क्या कोई अंतर आया? बात तो वही आई, बस इसका रूप थोड़ा बदल गया, लेकिन अर्थ वही है। समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आया? ठीक है, इसको रिवीजन आज कर लीजिएगा जाके एक बार।
रिवीजन जल्दी जल्दी कवर करेंगे तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। आर्ट साइड वाली क्या, आर्ट साइड वालों की क्या स्थिति है भाई, बताओ। हवा नहीं लगा था तो अब लगेगा, और लगना भी चाहिए, 12 है, नहीं लगेगा तो फिर, अगर फिर नहीं तो दूसरी हवा लकवा मार जाएगा। किसका, कॉम्प्लेक्स का, इसका? और कोई एग्जांपल है बताओ किताब से। आई, देखिए है, आई सा अ स्नेक, आई सा अ स्नेक, इट वाज wounded, इट वाज wounded, wounded मतलब घायल, ठीक है बेटा। अब बात आई, अब देखिए यहां क्या है, wounded है, दिस इज द वर्ब थर्ड फॉर्म, ये है पार्टिसिपल। अब इसको हमको क्या बना लेना है, एडजेक्टिव, मतलब एज ए एडजेक्टिव इसका इस्तेमाल कर लेना है। wounded आया तो भैया wounded कौन, घायल कौन, स्नेक, तो यानी कि घायल सांप, ठीक है ना। तो ये रहा आपका नाउन जिसके बारे में बात हो रही है। तो ये नाउन हो गया और ये क्या हो गया, इसको कहाँ होना चाहिए, नाउन के बगल, पहले, ध्यान रखना, बाद नहीं, पहले। हाँ, तो क्या हो जाएगा, आई सा ए wounded, आई सा ए wounded स्नेक, समझ में आ गया। ये है पास्ट पार्टिसिपल का एग्जांपल, जो आपने ऊपर में देखा ये भी था, ये भी है, तो ये सबसे सिंपल है। आप एक पहचान और कर सकते हैं कि जहां पे ये वाक्य खत्म हो रहा है ना, अगला वाक्य वहीं से शुरू भी हो रहा है। यहाँ स्नेक है तो यहाँ भी तो स्नेक ही आ रहा है, इट, समझ रहे हैं नहीं। यहाँ भी देखिए पर्स, तो क्या आया, ये भी एक पहचान है कि दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट पार्टिसिपल, ये भी एक पहचान है कि ये सेंटेंस किसका है, पास्ट पार्टिसिपल का केस है ये, तो उसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके उसको हम बनाएंगे। प्लस अगर आप ये चीज, ये पहचान कई तरीके हैं, ये भी आप देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ अगर नाउन आ रहा है तो इस नाउन को और ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला, यानी एक्सप्लेन करने वाला शब्द कहाँ है, ये है कि पर्स तो है लेकिन पर्स कैसा बच्चा, खोया हुआ, सांप तो है लेकिन सांप कैसा, घायल। तो इसको एक्सप्रेस, इसको और ज्यादा डिफाइन करने वाला शब्द हमें मिल रहा है, तो निश्चित रूप से इसका एडजेक्टिव ही है, क्योंकि एडजेक्टिव का अर्थ, एडजेक्टिव का डेफिनेशन नाउन की विशेषता बताना, चाहे अच्छाई बताना चाहे बुराई बताना, लेकिन एनी हाउ बताना, उसको डिफाइन करना, ठीक है। तो इसलिए एडजेक्टिव की बात यह है कि उसके, उसको कहाँ रहना है ना, अपने नाउन के ठीक पहले, साथ की बात ना करें, पहले की बात करें। साथ लिखोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो, बाद में भी लिख दोगे, लेकिन हमेशा जो नाउन एडजेक्टिव होता है नाउन के ठीक पहले ही आता है, इस चीज को आप दिमाग में रखिए, ठीक है। ट्रिकी फॉर्म में उसको बना लीजिए, चाहे जैसे बना लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया। आप कहाँ चले, जेरन नहीं, अभी परफेक्ट पार्टिसिपल। एक हल्का हल्का डेमो ले लीजिए आप लोग, जैसे कि आपका थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाए। पढ़ा तो है आपने, ऐसा थोड़ी ना। आगे बढ़े। So let's move forward to the very third participle, that is called perfect participle, perfect participle। अब हम लोग थोड़ा इसको अभी डिफाइन करेंगे, ठीक है, कि आपको ये पता होना है। परफेक्ट आप समझते हैं ना, परफेक्ट का मतलब बेटा होता है कंप्लीशन से, क्या है, कंप्लीशन, यानी कि पूरा होने या पूर्णता की बात होती है, ठीक है। आपने देखा सिंपल टू सिंपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में एक बेसिक डिफरेंस क्या है कि वहां पे एक काम खत्म नहीं हो रहा, दूसरा, और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होगा, एक काम पूरी तरीके से क्या होगा, खत्म होगा, और तब दूसरा, ये एक बेसिक डिफरेंस। आई सा लायन, देखते ही भाग गया, मतलब देखने का काम ऐसा नहीं, रिलैक्स होकर देखा, हाँ शेर तो बड़ा सुंदर लग रहा है, उतने में तो शेर उसको खा गया, ये काम नहीं। तो वो वाला एग्जाम्पल अगर हम इसमें सेट कर देंगे तब तो पक्का वो मर ही जाएगा, भागने वाला क्या हो जाएगा, तो ही रैन अवे वाला तो कॉन्सेप्ट खत्म, ठीक है ना। आई सा लायन एंड लायन हैज फिनिश्ड मी, द लायन हैज फिनिश्ड मी,
अरे यार मजाक हो रहा है यार, इतना सीरियस मत हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ठीक। हाँ, आई रोट ए लेटर, I wrote a letter, I posted it. This is a very good example of perfect participle. I posted it. ठीक, इसका जो स्ट्रक्चर है आप पहले से ही जानते हैं, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और ये कहां लागू होगा, किस पार्ट ऑफ सेंटेंस में? जो एक्शन पहले हुआ, जो एक्शन प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी वही होता, जो एक्शन पहले होता था उसी में अप्लाई करते थे हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल, और यहां भी वही करेंगे हम लोग। ठीक, तो यहां पे क्या आया कि हमारी जो सेंटेंस की शुरुआत होगी, जिस आपका जो फाइनाइट वर्ब है जहां ये अप्लाई आप करने जा रहे हैं, वो सेंटेंस ही उसी से शुरू हो जाएगा। किससे? इस वाले पार्टिसिपल से। समझ में आ गया? तो पहले क्या हुआ, लेटर पहले लिखा कि पहले पोस्ट किया? पहले लिखा। तो लिखा तो मतलब ये वाला जो पास्ट पार्टिसिपल है वो कहाँ आ जाएगा? इसको लोग कीजिए, लिखिए, क्या हो जाएगा? हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, रोट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? हैविंग रिटन अ लेटर, उसके बाद कॉमा लगाइए। अब इस पार्ट को एज इट इज आप रख दीजिए, क्योंकि एक फाइनाइट वर्ब होना जरूरी है। क्या हो जाएगा बेटा? आई पोस्टेड इट, दैट्स ऑल। ठीक, यानी एक काम पूरी तरीके से समाप्त हुआ, पहले लेटर लिख लिया, तब उसको फिर पोस्ट किया। तो यहां ये होगा कि एक एक्शन पूरी तरीके से समाप्त होगा और तब दूसरा शुरू होगा। तो दिस वेरी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस बिलोंग्स टू द परफेक्ट पार्टिसिपल। और जहां पे ऐसा एक्शन होता है कि जहां पे एक काम खत्म होता नहीं तब से दूसरा शुरू हो, वहां पे टाइम ऑफ इंटरवल जो है वो नथिंग, जीरो के बराबर है। यहाँ पे टाइम ऑफ इंटरवल है, एक पूरी तरीके से कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि परफेक्ट की बात आ रही है। परफेक्ट मतलब कंप्लीशन। हम लोग टेंस भी पढ़ते हैं तो परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं, तो वहां पे बिल्कुल एक्शन हो चुका होता है। तो यहाँ पे एक्शन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, तब दूसरा शुरू हुआ। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमें एटलीस्ट जब सिंपल टू सिंपल में कंबाइन कर रहे हैं तो एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। सेंटेंस में 3 आए हो मान लो सेंटेंस, तो 2 को आपको नॉन फाइनाइट बनाना पड़ जाएगा, एक को आपको रखना पड़ेगा। ठीक, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, तो आप इसको रिवाइज करके फिर आइए कल, फिर आगे हम लोग इसी पे और आगे बढ़ते हैं। ठीक है।